तो जैसा कि हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में देखा, कैप्टन अमेरिका का शरीर 70 साल बाद बर्फ से निकाला गया था और पुनर्जीवित किया गया था। अब इस पार्ट में 2 साल बाद का नज़ारा देखने को मिलता है, जब कैप्टन अमेरिका इस युग में जीने की कोशिश कर रहा था। निक फ्यूरी उसके पास आता है। वो कैप्टन अमेरिका से एक मिशन के बारे में बात करता है, जिसमें कैप्टन अमेरिका की साथ ही एक लड़की होगी। उसका नाम नताशा है। ये एक सीक्रेट मिशन है और इसके लिए एक टीम बनाई गई है। एक एजेंट उनको लीड कर रहा था, जिसका नाम ब्रॉक था। ये मिशन मूल रूप से कुछ लोगों को हाइड्रा की कैद से छुड़ाने के लिए था, जिन्हें एक जहाज़ में कैद करके रखा गया था। कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ उस जहाज़ पर जाता है। वहाँ जाकर हम वहाँ के लीडर को देखते हैं। उसका नाम जॉर्ज था। यहाँ वे लड़ते हैं। जॉर्ज ने कैप्टन अमेरिका को किक्स मारना शुरू कर दिया। वो उस पर हाथों से वार भी कर रहा था, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल से अपना बचाव करते हैं। इसके बाद कैप्टन अमेरिका भी अपनी ढाल का इस्तेमाल करते हुए उस पर वार करते हैं। जॉर्ज गिरने वाला था, लेकिन उसका शरीर इतना लचीला था कि वो पलटकर खड़ा हो जाता है और वो कैप्टन अमेरिका को लात मारना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि यदि तुम इतने साहसी हो तो अपना मास्क उतार दो और बिना ढाल के मुझसे लड़ो। कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल पीछे लगाते हैं। वो अपना मास्क उतारते हैं और उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव जॉर्ज को मार रहे थे। जॉर्ज भी उनसे लड़ रहा था। तभी कैप्टन अमेरिका गुस्से में आ जाते हैं। वो उसको दरवाजे पर धक्का देते हैं। इससे दरवाज़ा टूट जाता है और वे अंदर गिर जाते हैं। इससे जॉर्ज का सर धरती से टकराता है और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये वो कमरा था जहां नताशा थी। वो जहाज से डेटा को यूएसबी में कॉपी कर रही थी। तभी कैप्टन अमेरिका उसके पास आता है और वो कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है। उनके इस जगह को छोड़ने से पहले जॉर्ज को होश आ जाता है। वो फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और कैप्टन अमेरिका और नताशा पर ग्रेनेड फेंक देता है। कैप्टन अमेरिका अपनी जान बचाते हुए अपने हेडक्वार्टर में आ जाते हैं। वो निक फ्यूरी को सब कुछ बता देते हैं। यहाँ निक फ्यूरी ने उन्हें 3 सैटेलाइट दिखाए, जिनकी मदद से वे अपने किसी भी दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ नताशा उसे यूएसबी देती है, जिसमें उसने जहाज़ का डेटा कॉपी किया था। इसे पाकर निक फ्यूरी खुश हो जाता है। उसने देखा तो उसमें कई कोड वर्ड्स थे। इसे डिकोड करने के लिए उन्हें काफ़ी समय चाहिए। ये काम आसान नहीं था। उनकी एजेंसी का नाम शील्ड था। ये एक मशहूर एजेंसी थी। ये वही एजेंसी थी जिसमें कैप्टन अमेरिका और नताशा काम करते हैं। वे जानते हैं कि शील्ड में एक जासूस है जो हाइड्रा के साथ मिला हुआ है और हाइड्रा शील्ड के खिलाफ है। हाइड्रा के आदमी शील्ड में है। ये एक खतरनाक चीज़ है। निक फ्यूरी अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उस पर हमला हो जाता है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। उस पर हमला करने वाले लोग पुलिस थे। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने चेहरे में मास्क लगाया हुआ था। उसे द विंटर सोल्जर के नाम से जाना जाता था। वो निक फ्यूरी को मारने ही वाला होता है कि निक फ्यूरी वहाँ से बच निकलकर कैप्टन अमेरिका के पास आ जाता है। ये कैप्टन अमेरिका का घर था। निक फ्यूरी ने स्टीव से कहा कि मेरी जान खतरे में है। नताशा ने जो डेटा कॉपी किया है वो मेरे पास यूएसबी में है। बहुत से लोग इसे पाना चाहते हैं। रास्ते में किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और उसमें हाइड्रा भी शामिल है। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे मार दें। अभी ये यूएसबी ले लो। इसलिए अगर कोई मुझे पकड़ लेगा तो उसे नहीं पता चलेगा कि मेरे पास यूएसबी नहीं है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद हमें जो डेटा मिला है वो आसानी से हमारे हाथ से बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ एक और हमला होता है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि विंटर सोल्जर ने किया था। इससे निक फ्यूरी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। खुद को और उस डेटा को बचाने के लिए कैप्टन वहाँ से भाग जाता है। निक फ्यूरी की मौत का गम कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उनके बॉडी को अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर रिवाइव करें। हमें उसकी ज़रूरत है और वे इस पर काम करना शुरू करते हैं। अब कैप्टन अमेरिका शील्ड के लीडर के पास जाते हैं। वो उससे कहता है कि कैप्टन, मुझे पता है कि जिस यूएसबी में तुमने डेटा चुराया है
वो निक फ्यूरी के पास था और निक फ्यूरी कल रात तुमसे मिलने आए थे। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास वो यूएसबी है, तो चुपचाप मुझे डेटा दे दो, क्योंकि तुम इतने बड़े भी नहीं हो कि मुझे तुम्हारे पास यूएसबी है ये पता ना चले। क्या तुम जानते भी हो कि ये डाटा कितना खतरनाक है? लेकिन स्टीव ने साफ साफ मना कर दिया। वो कहता है कि मेरे पास कोई यूएसबी नहीं है। इतना कहकर कैप्टन अमेरिका वहाँ से चला जाता है। वो लिफ्ट के पास आता है, लेकिन शील्ड के बॉस को ये पसंद नहीं था। वो अपने एजेंट से लिफ्ट में कैप्टन अमेरिका पर हमला करने के लिए कहता है। कैप्टन को पहले से ही इस बात का शक था। जैसे ही शील्ड के लोग उसे मारने के लिए उसके पास आते हैं, कैप्टन अमेरिका उन्हें धक्का देते हुए लिफ्ट का बटन दबा देता है और उन्हें हराकर वहां से भाग जाता है। कैप्टन अमेरिका बाहर आ जाता है। नताशा को भी कैप्टन अमेरिका की चिंता हो रही थी। वो उसका पता लगाती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और उससे यूएसबी लेते हुए डेटा पढ़ने की कोशिश करती है। इसे डिकोड करने के बाद उन्हें अपनी एजेंसी शील्ड के बारे में पता चला। इसकी दूसरी ब्रांच दूसरे देश में थी। उन पर कई डेटा था। वे उस शहर में जाते हैं जहां इस एजेंसी की दूसरी शाखा थी। वहां पहुंचने पर उन्हें पुरानी कंप्यूटर्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। उन कंप्यूटरों पर एक चिप लगी थी। ये उस जोला साइंटिस्ट का था। वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ डेटा के लिए आए। उन रिकॉर्डिंग्स में ये स्पष्ट था कि हाइड्रा को शील्ड के बारे में सारी जानकारी है, क्योंकि शील्ड के कई लोग हाइड्रा में मिले हुए हैं और हाइड्रा के कुछ जासूस शील्ड में शामिल हैं। इसलिए हाइड्रा का डेटा चुराने से शील्ड को कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सकता था। यहाँ तक कि हाइड्रा को भी शील्ड के डेटा के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन ये सब झूठ था, क्योंकि अगर उन्हें जानकारी चुराने की ज़रूरत नहीं है तो हाइड्रा ने शील्ड में अपने जासूस क्यों बिठाए हैं? यहाँ उनका सिर्फ ध्यान भटकाया जा रहा था। दूसरी तरफ एक सैटेलाइट एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बारे में निक फ्यूरी ने कैप्टन अमेरिका को पहले बताया था कि ये हमारे शत्रुओं को मार डालेगा। लेकिन सैटेलाइट कैप्टन अमेरिका और नताशा को हाइड्रा के लोग मानता है। ये उन पर मिसाइल्स फेंक देता है, इसलिए इस एजेंसी की शाखा ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन कैप्टन अमेरिका जानता है कि इस एजेंसी के नीचे एक रास्ता है। वो नताशा को वहाँ से ले जाता है और उसे बचा लेता है। इस बीच कैप्टन अमेरिका को एहसास होता है कि उनकी एजेंसी का वो व्यक्ति जो हाइड्रा से जुड़ा हुआ था उन पर जासूसी कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि उनका लीडर था। कैप्टन अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके हेड ने कुछ लोगों को लिफ्ट में भेजा। उनके अपने हेड ऐसा क्यों करेंगे? अब कैप्टन अमेरिका और नताशा शील्ड एजेंसी नहीं जा सकते, क्योंकि हेड उन पे देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। उनके पास अब कोई हथियार भी नहीं है। यहाँ से कैप्टन अमेरिका आर्मी यूनिट में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने साथी से होती है। उसका नाम फैल्कन है। कैप्टन अमेरिका उसे सब कुछ बताता है। यहाँ ये तीनों मतलब फैल्कन, कैप्टन अमेरिका और नताशा टीम अप कर लेते हैं। जब वे एक टीम बनाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शील्ड में एक और जासूस है। वो हाइड्रा का समर्थन कर रहा है। वो चश्मे वाला एक गंजा आदमी था और कैप्टन अमेरिका ने उसे पकड़ रखा था। कैप्टन उसे ब्लैकमेल करते हैं कि यदि वो उसे सच नहीं बताएगा तो वो उसे मार डालेंगे। यहाँ वो आदमी बताता है कि जब आप रेड स्कल के वैज्ञानिक को देखने गए थे तो वो आपसे हाइड्रा के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद इसकी वजह से सैटेलाइट को लगा कि आप हाइड्रा के लोग हैं। इसने आप पर हमला करने की कोशिश की और उस इमारत को नष्ट कर दिया। ये आपकी 3 सैटेलाइट्स पर कब्जा करके हाइड्रा की योजना है। इसने उसमें से एक को ले लिया है। अब देखिए, जल्द ही वो समय आएगा जब तीनों सैटेलाइट्स हाइड्रा के लिए काम करेंगे। कैप्टन अमेरिका चश्मे वाले आदमी से कहता है कि उनके साथ आओ, हमें उस जगह के बारे में बताओ जहाँ ये हो रहा है। वो आदमी उनके साथ कार में बैठ जाता है। वे कुछ दूरी तक चले भी नहीं थे कि विंटर सोल्जर उन पर हमला कर देता है। कार का शीशा तोड़ते समय वो चश्मे वाले आदमी को अपने साथ ले जाता है। वो उसे मार डालने के लिए अपने साथ ले गया है, क्योंकि उसने हाइड्रा को धोखा दिया है। अब कैप्टन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। उन्हें मुश्किल से ही कोई ऐसा आदमी मिला है जो उन्हें सब कुछ सच बता रहा हो।
इसलिए वो अपनी शील्ड लेकर बाहर चला जाता है विंटर सोल्जर से लड़ने के लिए। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है विंटर सोल्जर का मास्क उतर जाता है। इसे देखकर हम चौंक जाते हैं क्योंकि वो विंटर सोल्जर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका का दोस्त बकी बार्न्स था। ये सुनिए कि बकी बार्न्स हाइड्रा के सदस्य कैसे बने, वो हाइड्रा के लिए क्यों काम करता है। क्योंकि भाग 1 में जब वो ट्रेन से गिर गया था तो हमें लगा जैसे वो मर गया है, लेकिन हाइड्रा के लोगों ने उसे बचा लिया। वे उसका माइंड वॉश करते हैं और शील्ड के खिलाफ कर देते हैं, यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका के खिलाफ भी, और वो हाइड्रा के लिए काम करना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका निक फ्यूरी से मिलने जाता है। वो अब रिवाइव हो चुके हैं। वहाँ जाकर उसे असल में पता चला कि निक फ्यूरी मरा नहीं था, वो सिर्फ इसलिए अभिनय कर रहा था ताकि हाइड्रा उसे मरा समझकर छोड़ दें। निक फ्यूरी के साथी ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते समय उनकी जान बचाई थी। अब वो ठीक हैं। कैप्टन अमेरिका उसे इस तरह देखकर खुश हो जाता है। निक फ्यूरी उनसे कहते हैं, अब हमें अपना अगला मिशन पूरा करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रा ने हमारे सभी सैटेलाइट्स को हैक कर लिया है। आपको बस सैटेलाइट के चिप की सेटिंग बदलनी होगी ताकि वे फिर से शील्ड से जुड़ सकें और शील्ड के अलावा किसी और एजेंसी का पालन ना करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे इसके माध्यम से दूसरे देशों पर गोलीबारी शुरू कर देंगे। अब हम शील्ड एजेंसी के अंदर देखते हैं कि एक सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ लोग थे जो इसमें हिस्सा लेने वाले थे। शील्ड की लीड भी उनके साथ था। वो एक देशद्रोही था। कैप्टन अमेरिका ने घोषणा की कि हमारे बीच जासूस मौजूद है, हमें उन्हें पहचानना होगा क्योंकि मुझे पता है कि ये सैटेलाइट हैक हो गया है। हाइड्रा इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा। मैं आप सभी से मेरा समर्थन करने का अनुरोध करता हूँ। दूसरी तरफ हम सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं और उनमें शील्ड की लीड भी शामिल था। उनके साथ एक वृद्ध महिला भी थी। वो अचानक उन पर बंदूक तान देती है। वो उन्हें किक करने लगती है। वे चौंक गए कि वो हमारे साथ है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर बुजुर्ग महिला कहती है, मैं नताशा हूँ, और वो अपने असली गेटअप में आ जाती है। वो कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ आना और हर चीज़ की जासूसी करने का नाटक किया। तुम लोग बहुत बेवकूफ़ हो। निक फ्यूरी भी वहाँ आ जाते हैं। वो हेड से कहता है कि तुमने शील्ड का जो भी डेटा चुराया है उसे डिकोड करो और हमें वापस करो। हेड उसे मना करते हुए कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम तो मर चुके थे। आत्मा को डेटा लेने से क्या मतलब। यहाँ उन्होंने निक फ्यूरी का मजाक उड़ाया था। फिर निक फ्यूरी अपने आँख से कपड़ा हटा देता है जिसे वो पहनता था। निक फ्यूरी हेड की आई स्कैन करके डेटा स्कैन कर लेता है। इसके साथ ही वो नताशा से कहता है कि वो हेड के सभी साथियों को मार डाले। फिर वो उन सभी को गोलियों से भूनते हुए मार देती है। कैप्टन अमेरिका भी अपना काम अच्छे से कर रहे थे जैसा निक फ्यूरी ने उसे बताया। वो सैटेलाइट्स के अंदर जाकर हाइड्रा के चिप्स को निकालता है और उन पर शील्ड के चिप्स लगा देता है। इससे शील्ड फिर से उन सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकता है। निक फ्यूरी का सहायक उन्हें कंट्रोल कर रहा था, लेकिन बकी बार्न्स यानी विंटर सोल्जर वहां आता है। कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त से लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उनके पास अभी भी वो यादें हैं। उन्होंने बकी बार्न्स के साथ अच्छा समय बिताया था। वो बकी बार्न्स के दिल में उसके प्रति नफरत के बारे में नहीं जानता क्योंकि उसका माइंड वॉश हो चुका था। सैटेलाइट के अंदर लड़ते समय विंटर सोल्जर कैप्टन अमेरिका पर गोली चलाता है। इसके बाद वो आता है और कैप्टन अमेरिका को मुक्का मारता है। कैप्टन अमेरिका चुप था, वो उसे कुछ नहीं कर रहा था। तभी सैटेलाइट में आग लग जाती है और उसके हिस्से नीचे गिरने लगते हैं। इस बीच कैप्टन अमेरिका ने बकी बार्न्स को बताया कि वो सैटेलाइट अब हमारे कब्जे में है। विंटर सोल्जर ने उसे मुक्का मारना बंद कर दिया था। जैसे ही सैटेलाइट नष्ट हुआ वे भी पानी में गिर गए। गिरते गिरते कैप्टन अमेरिका बेहोश हो गए। बकी बार्न्स अभी जीवित था, लेकिन ना जाने उसे वहाँ क्या याद आया। वो कैप्टन अमेरिका को खींचते हुए पानी से बाहर ले जाता है। वो जंगल की ओर जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद उसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ सीन बदलता है और हमें नताशा दिखाई देती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी। अब सब कुछ ठीक है, हमने हाइड्रा को हरा दिया है और अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है।
अब फिल्म की आखिरी सीन में हम कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी को एक साथ देखते हैं। वे एक कब्र पर खड़े थे। ये कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी की नकली कब्र थी। निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से कहते हैं कि यहाँ किसी को मत बताना कि मैं ज़िंदा हूँ। लोग समझें कि मैं मर गया हूँ, इसलिए कोई भी मेरा पीछा नहीं करेगा। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि शील्ड का अच्छा व्यक्ति सभी से लड़ सकता है और अभी भी जीवित है, क्योंकि मैं छिपकर उनके खिलाफ काम करना चाहता हूँ। ये बेहतर विकल्प है। अंत में हम कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को एक साथ देखते हैं। वे अभी भी बकी बार्न्स की तलाश में थे। इसके साथ ही ये फिल्म यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।